हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 22-23 एंड होने वाला है और उसके बाद दौर स्टार्ट हो जाएगा बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन का। हम एंट्री करेंगे, डेटा फाइनलाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद हमें आईटीआर फाइल करना होगा और आईटीआर हम तब तक फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी बैलेंस शीट, हमारा फाइनल अकाउंट पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हो जाता। इससे रिलेटेड आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन थे कि सर जब हम बैलेंस शीट को, फाइनल अकाउंट जब हम उसको फाइनलाइज करते हैं तो किन किन चीज़ों को चेक किया जाता है ना, किन चीज़ों को हमें जो है अवॉइड करना है, किसको इग्नोर करना है और किन चीज़ों पर हमें फोकस करना है। इन शॉर्ट, एक सीए फॉर्म में एक अकाउंटेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब अकाउंट को फाइनलाइज करते हैं तो वो क्लाइंट से क्या पूछते हैं, किन किन चीज़ों में एडजस्टमेंट होता है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा कि क्या एडजस्टमेंट एक्चुअल में होते हैं और कैसे मैनिपुलेट किया जाता है अकाउंट को, उसको बोगस इनवॉइस क्रिएट करना, फेक जो है खर्चे दिखा करके प्रॉफिट को कम करना, है ना, रूल के हिसाब से खर्चों को बढ़ाना, रूल के हिसाब से प्रॉफिट को कम करके दिखाना। ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, क्योंकि यही वो मेन चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है जब आप एक बैलेंस शीट फाइनलाइज कर रहे होते हो। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ जानने वाली है वो ये है कि एडजस्टमेंट कैसे करना है, क्लाइंट के हिसाब से उसके बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करना है कि नोटिस भी ना आए, कौन कौन से तरीके सही हैं, कौन कौन से तरीके गलत है, मैं सब आपको बताऊंगा। गलत तरीके से अगर आप खर्चों को बढ़ाते हो, प्रॉफिट कम कर लेते हो तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे कैसे खर्चों को बढ़ा करके प्रॉफिट कम किया जाता है, सब कुछ पता चलने वाला है आपको इस वीडियो में। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखिए, फाइनल अकाउंट का प्रिपरेशन हो चाहे बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन हो, आपको कुछ चीजों की तो नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें पहला है बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज। डेबिट क्रेडिट कैसे करना है ये तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना, तभी तो आप चीजों को समझ पाओगे। तो अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज है तो ही आप बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के इस वीडियो आपके लिए है। बिकॉज इसमें मैं एकदम बेसिक चीज नहीं बताऊंगा, कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है। ये वीडियो है फाइनलाइजेशन के बारे में। तो अगर आप बेसिक अकाउंटिंग की नॉलेज लेना चाहते हो, मेरे चैनल पर फ्री अकाउंटिंग का कोर्स पड़ा हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। उसके अलावा हमें इनकम टैक्स लॉ की भी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और जीएसटी लॉ की भी, और उसके अलावा भी जो छोटे मोटे लॉ एप्लीकेबल होते हैं उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। और हमें पता है, आपको भी पता है कि मेरे चैनल पर अकाउंटिंग का कोर्स, इनकम टैक्स का कोर्स, जीएसटी का कोर्स, इसके अलावा टीडीएस का कोर्स, ये सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आप जा करके उनको देख सकते हो। तो मोटा मोटा इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम बैलेंस शीट को फाइनलाइज कर सकें। ठीक है सर, आगे चलें। अच्छा, बहुत लोग आपको बताएंगे कि कैसे कैसे फाइनलाइज किया जाता है बैलेंस शीट, लेकिन मैंने ये देखा है कि वो लोग एक गलती करते हैं। गलती वो ये करते हैं कि वो सीधे आपको बताते हैं कि कैसे अकाउंट को फाइनलाइज किया जाता है, जबकि यहाँ पर एक बाइफरकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस एंड बिग साइज बिजनेस, दोनों को फाइनलाइज करने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। हो सकता है जो एडजस्टमेंट, जो तरीके स्मॉल बिजनेसेस के लिए होते हैं वो बिग साइज बिजनेस के लिए एप्लीकेबल ही ना हो, या वो चीज वहां पर काम ही ना करे। तो पहले तो इस चीज को अपने दिमाग में बैठाइए कि आप जो अकाउंट फाइनलाइज करने जा रहे हो वो स्मॉल, छोटा मोटा बिजनेस है, मीडियम साइज का है कि बिग साइज का है। ठीक है, उसके बाद ही आप सही तरीके से अकाउंट फाइनलाइज कर सकते हो, जो रूल्स हैं, जो एक्ट हैं उनके हिसाब से। ठीक हो गया जी, आगे चलें। फाइनलाइजेशन से पहले अब 22-23 से एक बैलेंस शीट का जो नया फॉर्मेट है वो एप्लीकेबल हो चुका है। अगर आपको पता हो, एक वीडियो मैं बना चुका हूं, नहीं देखा है तो मैं फिर से यहां पर रिपीट कर रहा हूं। अभी तक हम लोग बैलेंस शीट कैसे बना रहे हैं, ठीक है, आइए मैं आपको वो दिखाता हूं। ये है हमारा ट्रेडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इसको अपन ये भी बोलते हैं टी शेप। क्या बोलते हैं अपन इसको? टी शेप, या इसको आप हॉरिजॉन्टल भी बोल सकते हो। तो अभी तक तो हम लोग इस फॉर्मेट पे ही बैलेंस शीट भी बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, ठीक है ना। अभी जो आईसीआई ने रिकमेंड किया है, अगर वो जो है इसको बोलते हैं वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। तो इसको, इसके बारे में हम लोग डिटेल में बताएंगे और मैं इसका जो एक्सेल का फॉर्मेट है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये है प्रोप्राइटरशिप या एलएलपी या पार्टनरशिप फर्म,
ठीक है, ये उसका फॉर्मेट है, ये न्यू फॉर्मेट है। अगर आपने कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट देखा होगा तो कुछ ना कुछ मिलता जुलता वैसे ही है। इट मीन्स कि अब जो है वो आईसीआई ये चाहता है कि हमारा चाहे कंपनी का फॉर्मेट हो या इंडिविजुअल का हो या फर्म का हो या एलएलपी का हो, सभी का एक फॉर्मेट होना चाहिए ताकि कंपैरिजन किया जा सके। तो क्या सर, अगर हमने पुराने फॉर्मेट के हिसाब से बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया तो क्या कोई पेनाल्टी लग जाएगी? नो, ये रिकमेंडेड है बाय आईसीआई, मैंडेटरी नहीं है। रिकमेंड करता है आईसीआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो अकाउंटिंग बॉडी है इंडिया की, वो रिकमेंड करती है कि अब आप जब भी बनाएंगे फाइनल अकाउंट तो वो आपको न्यू फॉर्मेट के हिसाब से ही बनाना है। और देखिए, अगर आपको आगे ग्रो करना है या बहुत ज्यादा हाई लेवल तक जाना है तो मैं आपको बताऊं, जो नए नए चेंज होते हैं ना उनके साथ खुद को अडॉप्ट करना सीखिए। ऐसा ना हो कि सर हम तो टी शेप बैलेंस शीट बनाते चले आ रहे हैं और तो सर हमारी क्या है, हमारा तो हार्ड सेट है इसके ऊपर, तो हम तो सर इसी फॉर्मेट में बनाते हैं। नहीं, आप बना सकते हो, ऐसा नहीं कि कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, बैंक वाले भी एक्सेप्ट करेंगे, सब एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हमें जो ये न्यू फॉर्मेट है ये भी सीखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर कोई नया चेंज आ रहा है तो जितना जल्दी हम उसको सीखेंगे, ठीक है ना, तो आने वाले चेंजेस को लेकर के हम उतने ही ज्यादा अडेप्टेबल रहेंगे। क्योंकि अभी ये रिकमेंडेड है, बट जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये मैंडेटरी भी हो जाएगा। अभी नहीं होगा, 3 4 5 6 साल के बाद हो जाएगा। तो अगर अभी हमारे पास ऑप्शन है तो क्यों ना हम अभी सीख लें ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये है कुछ न्यू फॉर्मेट, इसका मैं एक्सेल भी शेयर कर दूंगा, और ये है हमारा ओल्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो दोनों में देखिए ऐसा नहीं है वो सिर्फ फॉर्मेट चेंज हो रहा है, बाकी लॉ, एडजस्टमेंट और कैसे क्या दिखाना है, क्या चेक करना है, वो सब कुछ सेम होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद सीधे चलते हैं आगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं जो हमें फाइनलाइजेशन से पहले चेक करने हैं और जो चेक किए जाते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट है टर्नओवर। जब आप किसी भी क्लाइंट का अकाउंट फाइनलाइज करेंगे, सबसे पहली जो चीज आप चेक करोगे वो है टर्नओवर, देन परचेज। स्टॉक एडजस्टमेंट आप देखोगे कि स्टॉक को कैसे एडजस्ट करना है, बिकॉज हमें पता है स्टॉक एडजस्टमेंट करके आप प्रॉफिट को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। सबसे ज्यादा बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में अगर प्रॉफिट को मैनिपुलेट किया जाता है तो वो स्टॉक के जरिए ही किया जाता है, बिकॉज स्टॉक अगर आपने बढ़ा दिया प्रॉफिट बढ़ गया, स्टॉक कम तो प्रॉफिट कम। तो स्टॉक का एडजस्टमेंट कैसे करना है, उसके बाद एक्सपेंस मैनेजमेंट, कैसे खर्चों को बढ़ाया जाता है, खर्चों को बढ़ा के हम प्रॉफिट कम कर सकते हैं। अब देखिए, मैं आपको प्रैक्टिकल वर्ड की बात बताऊं, ये किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये आपको किसी एक्ट में नहीं मिलेगा, ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं। 95% बैलेंस शीट, 95% प्रॉफिट, ये एसएससी के हिसाब से ही सेट किए जाते हैं। ठीक है, एसएससी कहता है कि सर मुझे 6 लाख का प्रॉफिट चाहिए, तो जो प्रोफेशनल होता है वो उस हिसाब से बैलेंस शीट बना के देता है। ठीक है, तो ज्यादातर बैलेंस शीट जो होती है ना वो एससीसी के हिसाब से फाइनलाइज की जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। तो ये सारी चीजें कैसे की जाती हैं, इन चीजों पर हमें पकड़ होनी चाहिए, कैसे चेक करना है, कैसे मैनिपुलेट करना है। अब सही क्या है गलत क्या है मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा, फिर ये आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है, आगे चलते हैं। सर टर्नओवर आपने बताया चेक करते हैं, आइए देखते हैं कि टर्नओवर चेक करने से पहले हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है। सबसे पहले तो ये देखिए कि जो क्लाइंट है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है कि नहीं है। अगर वो जीएसटी में रजिस्टर है तो उसका जीएसटी रिटर्न और उसके सेल इनवॉइस को जरूर चेक करें। हो सकता है कि जीएसटी रिटर्न में सेल कुछ और हो और कोई हो सकता है इनवॉइस छूट गया हो, तो आपको सेल इनवॉइस भी चेक करने हैं पूरे साल के, उसके साथ जीएसटी रिटर्न। अगर ये सब मैच कर रहा है तो फिर ये जो फिगर आती है ना बैलेंस शीट में, ये आपके जीएसटी रिटर्न से मैच होनी चाहिए। बिकॉज आप देखो, जब भी आपका केस स्क्रूटनी में लगेगा, जब भी डिपार्टमेंट से नोटिस आएगा, जो पहली नजर उसकी होगी वो आपके सेल वैल्यू पर होगी कि जो इन्होंने सेल दिखाई है क्या वो 100% एक्यूरेट है कि नहीं है। तो बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन, फाइनल अकाउंट को जब हम तैयार करके फाइनलाइज करते हैं उस समय हमें टर्नओवर को एकदम मैच करने की जरूरत है। दूसरा,
आपने जीएसटी रिटर्न से मैच करा लिया, उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट भी चेक करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जीएसटी रिटर्न में सेल दिखाई है आपने 10 लाख रुपए और बैंक में पैसा आ रहा है 1 करोड़। तो ये जो भैया 90 लाख का डिफरेंस है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आपको क्लाइंट से पूछना पड़ेगा कि आपने जीएसटी रिटर्न तो दिखाया है सिर्फ 10 लाख का और बैंक स्टेटमेंट में इतने ज्यादा अमाउंट आ रहे हैं, तो ये आपको चेक करना है। देखिए 10, 15, 20% का वेरिएशन चलता है कि आपने जीएसटी का रिटर्न फाइल करा है 10 लाख का और बैंक में आ रहा है 12 लाख 13 लाख, इतना चल जाता है। कोई हो सकता है आपने कोई पैसा जमा करके रखा था घर में, वो डिपॉजिट किया हो, कुछ एडवांस आ गया हो, कोई अनसिक्योर्ड लोन आ गया हो, तो उतना चलता है। उसी तरह हो सकता है कि सिर्फ यहाँ पर रिटर्न है 10 लाख का, बैंक में आ रहा है 8 लाख, तो हो सकता है बाकी आपकी कैश में सेल हुई हो, तो ये भी हो सकता है। तो 15-20% का वेरिएशन चलता है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका जीएसटी का रिटर्न जो है 10 लाख का है और बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है 50 लाख 60 लाख 1 करोड़। इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर है तो क्लाइंट से कंफर्म करिए भाई इतना डिफरेंस क्यों है। हो सकता है उसने अपनी कोई प्रॉपर्टी बेची हो, उसका पैसा आया है, या किसी से भाई कोई अनसिक्योर लोन मिल गया हो किसी ब्लड रिलेशन से, अगर किसी और से मिला है तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बिकॉज हमें पता है कि अगर अदर देन ब्लड रिलेशन अगर आप किसी से लेते हो कोई गिफ्ट या कुछ भी, तो वो टैक्सेबल हो जाता है आपके हाथ में। ये हमने पढ़ रखा है इनकम टैक्स के कोर्स में। तो ये दोनों चीजें आपको मैच करानी है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और फिर आपको यही चीज प्रॉफिट एंड लॉस में भी लेनी है। आपको प्रॉफिट कम करने के लिए कभी भी सेल अमाउंट को मैनिपुलेट नहीं करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखिए। बैलेंस शीट आप फाइनलाइज कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है आगे कभी भी नोटिस आएगा तो जो पहली चीज जो आती है, जो मतलब जिसके ऊपर नजर होती है इनकम टैक्स की, वो होता है आपका टर्नओवर। तो टर्नओवर हमेशा अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी रिटर्न से, वरना सेल इनवॉइस और बैंक स्टेटमेंट, इन सबसे मैच होना चाहिए। एंड एक चीज और, 26 ईयर्स भी चेक करिए इनकम टैक्स का, 26 ईयर्स या एआईएस और टीआईएस, उसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इन सब में अगर टर्नओवर मैच कर रहा है बहुत अच्छी बात है। अगर बैंक या फिर जीएसटी रिटर्न 26 ईयर इन सब में बहुत डिफरेंस है तो क्लाइंट से आपको कंफर्म करने की जरूरत है कि इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है। तो इस तरह तो हम टर्नओवर चेक करेंगे। उसके बाद इसी से मिलता जुलता होता है परचेज। तो परचेज के लिए हमें जीएसटीआर 2B चेक करना है, 2A चेक करना है, उससे हमें काफ़ी जो है मदद मिलेगी। दूसरा आपको परचेज के बिल चेक करने हैं और फिर 2B और परचेज के बिल को मैच करना है। हो सकता है कि आपकी जो परचेज के बिल हैं वो सारे के सारे 2B में ना हो, तो बुक में आपकी जो परचेज है वो और जीएसटीआर 2B या 2A, इन दोनों को भी आपको आपस में क्या करना है, मैच करना है। अच्छा, इसको मैच करने के लिए अगर छोटे कम इनवॉइस है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ज्यादा इनवॉइस है तो आपको किसी ना किसी सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी। मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर आप कह सकते हो एक्सेल यूटिलिटी है रिकंसिलिएशन की, 2B को परचेस जो बुक की आईटीसी है उसको और जीएसटीआर 2B को आपस में मैच करने की। तो ये परचेज आप 5 से 10 मिनट में मैच कर सकते हैं। अगर वो यूटिलिटी आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आपको बुक की परचेज और जीएसटीआर 2B 2A को आपस में मैच करना है, उसमें देखना है कितना डिफरेंस है। और यहां पर भी आपको बैंक स्टेटमेंट चेक करना है कि पेमेंट कितना जा रहा है। फिर आपको कंफर्म करना है कि वो पेमेंट किस किस पार्टी को जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। किसके लिए? ये सारी चीजें आपको चेक करनी है परचेज बिल के लिए। तो सेल हो गया, परचेज हो गया, ये आपको मैच करवाना है। उसके बाद जो अगले इंफॉर्मेशन हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टॉक का एडजस्टमेंट और एक्सपेंस मैनेजमेंट और फिर नेट प्रॉफिट का एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है। वीडियो लंबा हो रहा है, इसको हम लोग कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में अभी तक जो जो चीजें हमने कवर करी हुई हैं कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। पार्ट 2 में हम बाकी बची हुई चीजें भी कवर करेंगे। ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए CA मित्रा 24 को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।